नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व। मैं हूं प्रकाश जायसवाल। उम्र 81 के व्यक्तित्व, साइकिल की सवारी, आवाम के लिए अनुशासन और स्वस्थ प्रेरणा का स्रोत, जिन्हें देखकर दूर भागती है बीमारी। जी हाँ, आज हम आपसे मुखातिब कराने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व, सेवानिवृत्त PTI MA खान साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। 81 की उम्र में भी साइकिल की रफ्तार आपकी रुकी नहीं, क्या राज? असल में बचपन से ही हमारे मरहूम पिताश्री ने हम लोगों को ये बताया था कि मूवमेंट इज लाइफ। इफ देयर इज नो मूवमेंट देयर इज नो लाइफ। मूवमेंट इज लाइफ एंड स्टैग्नेंसी इज डेथ। तो हमेशा वो मूविंग लाइफ हमारी ज़िंदगी में रही, और वो मूविंग लाइफ जो है, जो शुरू से चली, उसका जो आगाज़ हुआ, तो आज उम्र के इस पड़ाव तक 81 रनिंग में वो चीज़ हम बराबर कायम रखे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इसको देख करके कम से कम हमारे शहडोल के नौजवान जो हैं उनको एक प्रेरणा मिले, और उस प्रेरणा से वो लोग भी अपने ज़िंदगी को इसी तरह से मूविंग लाइफ बनाएं। सर, अपन आगे चल के इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता आपके बारे में जानना चाहती है कि आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपकी जो जन्म स्थली है, और आपका जो एक शासकीय सेवा में आप कब आए और कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी, वो जानना चाहेंगे। जी, शुक्रिया। तो पहले तो मतलब क्या है कि एजुकेशन हमारा जैतवाड़ा में हुआ, और प्रारंभिक एजुकेशन जैतवाड़ा में हुआ, डिस्ट्रिक्ट सतना। उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट सतना में ही गए कॉलेज में, वहाँ पर एजुकेशन लिया। उसके बाद फिर हम CPET की ट्रेनिंग में गए शिवपुरी, ग्वालियर शिवपुरी, वहाँ गए। वहाँ पर हमने कोर्स पूरा किया, और कोर्स पूरा करने के बाद हमको बहुत जल्द ही अपॉइंटमेंट मिल गया। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है वो हम सर्विस में आ गए, और सर्विस में आने के बाद फिर एक हायर सेकेंडरी में हम रहे। पहले शुरुआती दौर में काफ़ी जंगल था वो, लेकिन उसके बाद फिर जल्द ही हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो हम अमरपुर हायर सेकेंडरी में आ गए, और करीब 4 से 5 साल हम वहाँ रहे। और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हमारा हुआ तो हम शहडोल आए, और शहडोल आने के बाद फिर हमको पुलिस लाइन मिला, और पुलिस लाइन मिलने के बाद फिर हमारा रिटायरमेंट भी वहीं से हुआ। सर, शुरुआत से ही इस क्षेत्र में जाना चाहते थे, या चूंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, और आपका 80 के पार भी जो अनुशासन से आपका जो प्यार है वो विशेष है, तो आर्मी में और किसी तरीके की और सेवाओं में जाने की इच्छा थी, या शुरू से आप? जी, बहुत कहना चाहिए हार्ड टचिंग क्वेश्चन है आपका ये। तो क्या था कि शुरू से हमारी इच्छा यही थी कि हम आर्मी में जाएं, मिलिट्री में जाएं, और हम गए भी। मतलब अपने बमरौली एक जगह है यूपी में जी। तो बमरौली में हम गए, और जाने के बाद जो है वहाँ हमने एयरफोर्स में एयर पायलटशिप के लिए वहाँ किया, और उसके लिए उसमें हमारा हो भी गया। और होने के बाद जो है वहाँ एक जनरल करियप्पा थे उस टाइम पे, हम लोगों के टाइम पे, बिल्कुल जानते होंगे, वो थे। तो उन्होंने बल्कि 1-2 क्वेश्चन हमसे पूछा। उन्होंने पूछा कि यंग मैन, व्हाई डू यू वांट टू गो इन दिस जॉब? तो हमने उनको बोला, सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री, दिस इज माय मोटो। तो उन्होंने बोला कि दिस इज वेरी डेंजरस जॉब, देयर मे बी डेंजर ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। तो हमने उनसे बोला, हमने कहा सर डेंजर इज एवरीवेयर, मैन डाइज ओनली व्हेन हिज टाइम कम्स, सो आई टेक केयर फॉर दैट डेंजर। बहुत खुश हुए। पर उसके बाद उन्होंने मतलब हमको काफ़ी सराहा, और फिर क्वेश्चंस भी हुए वहाँ, करीब 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जी। उसमें भी हम क्लियर थे, मेडिकल में भी क्लियर थे, एयर पायलटशिप में हमारा हो गया। लेकिन हमारी मदर जो थी, उनको ये जॉब पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा, हम उनकी बहुत सेवा करते थे, उन्होंने बोला, बेटा ये जो एयर पायलटशिप का जॉब है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, थोड़ा सा मिसिंग हुई तो लाइफ का एंड हो जाता है। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि अम्मा जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मिसिंग कहाँ होगी। बोली, अरे वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता। तो ममता अंधी होती है, फिर हमको ममता की कदर करनी पड़ी।
बिल्कुल। और उसके बाद फिर मतलब हमने वो चीज़ छोड़ दिया वहाँ से। उसके बाद फिर हम सब इंस्पेक्टर के लिए गए, क्योंकि हमारा इरादा उसी तरफ रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मामू भी थानेदार थे उस पीरियड में, हमारे फूफी के लड़के एसपी थे, तो हमारा भी एक शौक था, उसमें भी हम गए। और उसमें जाने के बाद उसमें भी सिलेक्शन हमारा हो गया। जी जी। और उस वक्त का थानेदार समझ जाइए, जब 19-20 साल के थे, सही है। उस वक्त उसकी कोई वक्त थी, तो उसमें हमारा हो गया। होने के बाद फिर हम ट्रेनिंग में चले गए। ट्रेनिंग में जाने के बाद जब वहाँ से हम वर्दी पहन के लौटे, तो लौटने के बाद हमने अपनी माता जी को सैल्यूट मारा। तो सैल्यूट को उन्होंने देखते हुए और कहा, बोले कि बेटा ये किसका पहन के आ गए, क्योंकि उनको बताया नहीं था। बिल्कुल। कि हमने कहा बताएंगे तो ये फिर इनकार कर देंगे। जी। तो फिर आए लौट के, तो बोले ये किसका पहन के आए हो। तो हमने कहा अम्मा जी आपका बेटा दरोगा हो गया है। अरे बोले पुलिस की नौकरी नहीं करना है। हाँ, पुलिस की नौकरी नहीं करना है, पुलिस में बड़ी बड़ी बददुआएं मिलती हैं। अच्छा। बहुत बददुआएं मिलती हैं। अच्छा। और इसलिए पुलिस की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा बददुआएं जब मिलेगी ना, जब बददुआओं का काम करेंगे अम्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो सेवा का क्षेत्र। हाँ, सेवा का क्षेत्र है। तो बोले नहीं, वो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं दिक्कत एक को होती है तो दूसरा गड़बड़ करता है। हाँ, तो इसलिए हम नहीं चाहते उसमें जाओ। चलिए उसको भी छोड़ दिया। अब मतलब माँ की ख्यालात के वजह से, उनके जज्बात की कदर करते हुए हमने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर पीटीआई शिप का आया, तो पीटीआई शिप के लिए हमने फॉर्म भरना शुरू किया। तो हमने कहा अब इनसे पूछ लेना चाहिए, अगर हमने इनसे ना बताया और लौट के आएंगे तो ये फिर कुछ ना कुछ वही दिक्कत पैदा करेंगे। हमने कहा अम्मा जी ये बताइए पीटीआई शिप में मैं चला जाऊं? तो बोले कि कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी है? तो हमने कहा 10:30 से 5:30। तो बोले हाँ इसको कर लो। तो हमने कहा अम्मा जी सैलरी बहुत कम है इसकी। अरे बोले शांति तो है, सुकून तो ज्यादा है। तो हमने कहा आपको क्या चाहिए? बोले हमको सुकून चाहिए। तो हमने कहा अम्मा जी हमको भी वही चाहिए। तो आज वो उनके आशीर्वाद का सुकून जो है, आज शहडोल में बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सुकून हमें पूरी तरह से प्राप्त है, और आज उस सुकून को आपने इस अंजाम तक पहुंचाया। शुक्रिया। सर, साइकिल से आपका विशेष स्नेह है, विशेष प्यार है। साइकिल पर आपने कविता भी लिखी है, और हम अगर शहर की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र है आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी देखता है। और जब साइकिल की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं एक बार आपका नाम लेता है और आपको जहन में रख के वो साइकिल की सवारी करना चाहता है। वो एक विशेष कविता आपने लिखी थी, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाए वो कविता। अच्छा, वो कविता के बारे में आपको जानकारी मिली? बिल्कुल, थैंक यू। असल में क्या था कि कुछ पत्रकार बंधु भी हमारे पास एक मरते आए थे। जी जी। उन्होंने बोला कि सर साइकिल के बारे में तो उन्होंने सब पूछा, सब बताया, हमने हमारा इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने बोला सर हम चाहते हैं कि साइकिल के बारे में 5 शेर लिख दीजिए। तो हमने कहा भाई देखिए, जिंदा चीज़ों के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए तो हम थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो भी है लिख देते हैं। बिल्कुल। लेकिन साइकिल के बारे में एक तो पहली बात ये निर्जीव है, और दूसरी बात कि ये लोहा है, इसको सनीचर भी कहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इसके बारे में हमसे ना लिखवाएं तो अच्छा है। तो वो बोले सर हमने सुना है शहर में कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपने सुना है दिल नहीं तोड़ते तो आपका नहीं तोड़ते, अपना तोड़े लेते। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि 2 दिन का हमको समय दिया जाए, और हम 2 दिन में कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। उन्होंने कहा दिया। ठीक है, फिर हमने कोशिश की। तो कोशिश करते करते जो है वो कोशिश ये आपके स्टूडियो तक पहुंच गई, और आज आपने उसको कहा तो मैं उसको सुनाने की कोशिश करूंगा कि जो मेरा ये तजुर्बा रहा है, करीब 70-75 साल का तजुर्बा साइकिलिंग का, तो मैं उसमें मैंने क्या हासिल किया मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। और चाहूंगा कि मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं वो अगर इसको समझेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे और उसको स्वीकारेंगे, तो मेरे ख्याल से उनके जिंदगी में भी इसी तरह का परिवर्तन आ सकता है। निश्चित रूप से। तो वो पहला शेर है कि साइकिल चलाने से बढ़ता है दम। बिल्कुल। लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है जी। तो साइकिल चलाने से बढ़ता है दम, इससे होता है हार्ट फेल बहुत कम। बिल्कुल। दैट इज मेडिकली प्रूव्ड आल्सो। जी। नंबर 1। नंबर 2, साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल। बिल्कुल। साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल, और पार्किंग की झंझट न ट्रैफिक का खेल। बिल्कुल। जहां चाहे वहां खड़ी कर लीजिए, जिससे चाहे उससे बात कर लीजिए, जी। तो ट्रैफिक की फिसल नहीं बजेगी। बिल्कुल। तो ये एक छूट भी है उसमें। नंबर 3, साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाई कॉट। साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाई कॉट, और यही एकमात्र है सोल्यूशन बाई गॉड।
क्या बात। अगर पॉल्यूशन को बाइकआउट करना है तो साइकिलिंग चलाएंगे, उससे पॉल्यूशन जो है वो बाइकआउट हो सकता है। नंबर 3। नंबर 4, साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए, साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए, सेहत भी बनाए और पैसा भी बचाए। क्या बात। दोनों चीजें हैं। बिल्कुल सूट कर रही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो ये मतलब जो है इसमें चौथा पॉइंट ये था। और नंबर 5 एंड लास्ट, तो साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत। बिल्कुल। आज आप देखेंगे प्रकाश साहब कि घुटने की शिकायत आम हो रही है। बिल्कुल। बच्चा हो घुटना पकड़े है, जवान हो वो भी घुटना पकड़े है, अधेड़ हो घुटने में हाथ है, बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग हो दोनों हाथ है, है ना? तो ये धीरे धीरे बुद्धि भी घुटने में वो आ जाती है। नहीं बोलते क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? बिल्कुल। तो ये स्थिति है, हो जाती है। तो उसके लिए मतलब हमने लिखा कि साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत और खान सर है इसके जीते जागते सबूत। क्या बात है सर, क्या बात है। सर अगर साइकिलिंग की बात करें जी तो निश्चित रूप से साइकिलिंग से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। आपकी जो मूछें हैं और आपकी जो कलम है वो हमेशा तनी रहती है, लोग फैन हैं उसके। ये कब से इतनी तनी हुई है और कब तक तनी रहेगी? बहुत अच्छे, बड़ा हिस्टोरिकल प्रश्न आपने पूछा जी। और आपने हमको अपनी जवानी की तरफ रवाना कर दिया जी। अब जब कब हम 19-20 के साल के थे, हम राजस्थान गए थे जी। तो राजस्थान में जाने के बाद जो है महाराणा प्रताप के यहाँ हिस्ट्री में तो हमने पढ़ा ही था उनको काफी, और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे वो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से फिर हम चित्तौड़गढ़ गए और चित्तौड़गढ़ जा करके उनके किले पे गए, ऊपर चढ़ करके हमने देखा उनकी स्टेचू जो बनी हुई थी, तो उसमें देखा और देखने के बाद उनको हमने देखा कि मतलब उनकी मूछें जो हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम दिख रही हैं। उसके साथ उन्होंने कलम जो है रखी हुई है। तो मैंने ये सोचा अपने दिल में, मैंने कहा कि मतलब कि और सारी चीजें इनकी तो अपन क्या ले सकते हैं अभी, लेकिन कम से कम मूछें और कलम तो हम ले ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर हमने इनकी ले लिया और उस वक्त से 19 साल से लेकर के और आज का वक्त है कि हम इसको धरोहर के रूप में बराबर रखे हुए हैं। और बहुत सारे नौजवानों ने इससे प्रेरणा भी लिया है, कोशिश भी किया है और कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मसला ये था। क्या बात। सर बिल्कुल कहा जाता है कि 81 बार अनुशासन अभी भी बरकरार, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो सेहत के पीछे का एक जो राज, एक जो दिनचर्या है, वो हमारे दर्शकों को बताने का। जी, असल में क्या है कि देखिए इस सब चीज़ों के लिए, सेहत के लिए जो है ये कहा जाता है कि ये लोहे के चने, बिल्कुल, ये वो चने नहीं है जो भाड़ में भूजे जाते हैं, ये लोहे के चने, इनको चबाना आसान नहीं। इसके लिए रूटीन की ज़रूरत पड़ती है, पंक्चुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलरिटी की ज़रूरत पड़ती है और खान पान बहुत सही हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ों को शुरू से ही मतलब जो है हमारे पिताश्री जो थे वो भी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, खान पान का बहुत ख्याल रखते थे। तो वही चीज़ जो है हमारे अंदर धीरे धीरे से शुरुआती दौर से आई और आने के बाद फिर हमने ये महसूस किया कि मतलब जब हम ये सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तब जा कर के सेहत बरकरार रहेगी। तो फिर हमने करीब 12 और 13 साल की उम्र से हमने एक्सरसाइज शुरू किया और एक्सरसाइज शुरू करते करते फिर वेट लिफ्टिंग हमने किया। वेट लिफ्टिंग करने के बाद जब हम मतलब टीटी स्टेट कॉलेज में गए तो वहाँ से जाने के बाद हम मिस्टर कॉलेज भी रहे और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हमको डाला गया। बिल्कुल। तो उसमें मतलब हमने मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी किया। क्या बात। और मस्कुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कान है, आप अगर काशन बोलते हैं तो हम काशन से कान को हिलाएंगे, आप काशन बोलते हैं तो हम काशन से चेस्ट को हिलाएंगे। तो उस तरह से मतलब हमने जब किया तो वहाँ लोग बड़े इम्प्रेसिव हुए, उनको लगा कि मतलब कि बताइए इनके अंग जो हैं वो काशन से काम कर रहे हैं। तो इसके माने कि इसमें भी कहीं ना कहीं वो काशन को थोड़ा समझाने का। काशन मतलब जैसे आप बोलेंगे राइट ईयर मूव, जी, जैसे बोलते हैं ना अबाउट टर्न, बिल्कुल, है ना, लेफ्ट टर्न, ऐसे बोला तो आदमी काशन में मुड़ता है, तो वो काशन है। और एक काशन होता है खतरा, तो वो खतरा वाला नहीं है। क्लियर का आपने, ठीक है। तो ये काशन जो है वो ये है कि आप काशन बोलते हैं
तो अगर आप चाहें तो मैं उसको बता भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अगर आप बोले तो आप बोलिए कि राइट ईयर मूव, और फिर उसके बाद आप जब हिलने के बाद थोड़ी देर बोलिएगा स्टॉप, तो वो रुक जाएगा, है ना, ये आपके कहने पर चलेगा, है ना। अच्छा। हाँ, और फिर आप लेफ्ट ईयर मूव बोलेंगे, फिर बोलेंगे स्टॉप, तो ये रुक जाएगा। फिर राइट लेफ्ट मूव बोलेंगे तो राइट लेफ्ट मूव होगा, फिर आप बोलेंगे स्टॉप तो रुकेगा, फिर लेफ्ट राइट बोलेंगे तो लेफ्ट राइट करेगा, फिर स्टॉप बोलेंगे तो रुकेगा, फिर बोलेंगे एट ए टाइम मूव, दोनों एक साथ, तो फिर एट ए टाइम मूव होगा। बोलिए आप। राइट ईयर मूव। चलो हम लेफ्ट ईयर ही बोलते हैं। लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर मूव, स्टॉप। क्या बात। राइट ईयर। राइट ईयर मूव, स्टॉप। बिल्कुल, अंगों पर किस तरीके से नियंत्रण हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक साधना का विषय भी है। और सर, यदि हम बात करें स्वस्थ शरीर के पीछे स्वस्थ मन का क्या ताल्लुकात होता है दोनों? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका ये, और सेहत से बहुत करीबी रिश्ता रखने वाला ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है कि देखिए, सेहत के साथ साथ जो है सिर्फ खान पान ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पंक्चुअलिटी ही ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलरिटी ही ज़रूरी नहीं है। इंसान के ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए, वो भी सेहत का एक हिस्सा है। इंसान का एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वो भी सेहत का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा है। और लोगों का सहयोग आप करेंगे, वो भी एक बेहतरीन सेहत का हिस्सा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको खुशी हासिल होगी, और जब खुशी हासिल होगी तो सेहत का दूसरा रूप जो है वो खुशी है। बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ों को आप करेंगी, जैसे कि मेरी आदत है, जैसे कोई रिक्शे वाला जा रहा है, मैं उसमें बैठा था, और बैठ करके मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपनी गन टांगे हुए था, और जा करके, और मतलब फैमिली भी बैठी हुई थी। अब चढ़ाव आ गया तो वो रिक्शे वाला जो है वो चढ़ाने में बड़ी मुश्किल कर रहा था, तो मैं उतर के मैंने उसके रिक्शे को ठेलना शुरू कर दिया। जब मैं उतरा तो वो घबरा गया कि मतलब लगता है मारेंगे, कि मतलब मैं धीरे धीरे क्यों चला रहा हूँ। जब मैंने रिक्शा ठेलना शुरू किया तो वो आके दोनों पैर पकड़ लिया और बोले, सर, अभी दूसरे लोग जो होते हैं तो हमको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं जल्दी क्यों नहीं चलते, डांटते हैं, और आप बताइए उतर के रिक्शा ठेल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके दिल में एक बड़ा प्यार पैदा हुआ, और फिर उसने अपने दिल से आशीर्वाद हमको दिया होगा, और फिर उसने सैकड़ों रिक्शे वालों से बताया, तो वो सारे रिक्शे वाले हमसे दुआ सलाम करने लगे। बिल्कुल सर, वही है, कहा जाता है कि मानवता तो यही है, मनुष्य के प्रति जब प्यार ना हो, इन परिस्थितियों में फिर मनुष्यता का अर्थ ही क्या। कविता और लेखन पर भी आपकी विशेष रुचि है जी। सेहत के साथ साथ कविता, लेखन और संगीत, इन 3-4 चीजों का सम्मिश्रण, समीकरण कैसे मेंटेन होता है? अच्छा, मतलब आपको, मेरे ख्याल से मुझको, आप मुझसे बेहतर आप मेरे को जानते हैं सर। कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का दर्पण होता है, आईना होता है, शीशा होता है। और आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितना भी आपका दिनचर्या है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, तो हो सकता है हम तक भी वो बातें पहुंचती हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। असल में क्या है, देखिए, संगीत का शौक हमको बड़े शुरू से था, क्योंकि हमारे पिताश्री को भी संगीत का बड़ा शौक था। और हमारे जो बड़े बेटे हैं, वो बड़े बेटे जो है वो फिल्म लाइन में हैं। बिल्कुल, हाँ, बेटे की बात हम करेंगे। हाँ, बिल्कुल जी। तो वो भी हैं, उनको भी मतलब उसी तरह का शौक हमने दिया। छोटा बेटा जो है वो तो इंटरनेशनल लेवल तक संगीत में गया, तो वो सब शौक हमको पहले रहा। अच्छा सर, एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना चाहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में थे, बेटा अभिनय के क्षेत्र में है, और अच्छा खासा उन्होंने नाम किया इस शहडोल का। द डिटेक्टिव ऑफ कर्ण में हमने देखा किरण कपूर के साथ, कुमार साहब के साथ, और कई ऐसे 50-60 जितने भी धारावाहिक थे उन्होंने काम किया। तो अभिनय के क्षेत्र में उनका जाना आपका आदेश था या उनकी इच्छा थी? असल में क्या था कि देखिए, एजुकेशन लेने के बाद सर्विसेज मिली नहीं। जी। और सर्विसेज जो है वो मनी मैटर के लिए एसेंशियल है। बिल्कुल। चाहे वो जिस तरह की सर्विसेज हों, बेहतर तरीके में। तो इसलिए क्या था कि मतलब कि हमारा रंगमंची कार्यक्रमों में भी इंटरेस्ट था, कि संगीत में भी था। तो मतलब ये बचपन से बच्चों को हमने ये सब चीज़ें धीरे धीरे सिखाया था। जी। और कार्यक्रम भी होते थे तो उसमें भी मतलब इनको सब सिखाते थे, एक्टिंग वगैरह। तो धीरे धीरे जब सर्विसेज नहीं मिली, जी, तो कहीं ना कहीं तो जाना है।
तो अचानक मतलब जो है ये जब भोपाल गए, तो भोपाल जाने के बाद मतलब कुछ लोगों ने इनको देखा, और देखने के बाद जब शूटिंग में आए तो उनको लगा कि मतलब इनके अंदर कुछ उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि इनको बॉम्बे बुलाया जा सकता है। तो फिर वो बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने अपना एक्टिंग अपनी शो की, तो उन लोगों को पसंद आई। पसंद आने के बाद फिर वहीं से इनका जो है ये इसकी शुरुआत हो गई। जी हाँ। अब हम कुछ संगीत और कविता की बात कर रहे थे। कुछ कविता और कुछ चीजें ऐसी हो जो हमारे दर्शकों को सुना सके। हाँ, कुछ वैसे गीत, राष्ट्रीय गीत भी लिखने का हमको शौक है। और राष्ट्रीय गीत जो है हमारे, जो आपकी खुद की कविता हो, हाँ, खुद की रचना हो। जी, हमको हमारे मतलब रग रग में छाई हुई है वो जी। तो एक पहला तो गीत हमने लिखा था जब हम टीटी स्टेट कॉलेज में ही थे, तो उस वक्त हमने लिखा था जब चाइना 62 में चाइना वार हुआ था अपने इंडिया में, तो उस वक्त हमने लिखा था उसको। उसमें लिखा था कि हम हिंद वीर के जवां बढ़ते ही जाएंगे और हर कदम पे चीन को नीचा दिखाएंगे। क्या बात है। डाली बुरी निगाह जो किसी देश ने इधर, तो शीश माँ के चरणों पे उसका चढ़ाएंगे। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कोई देश, तो सबसे पहले हम उसे सीने लगाएंगे। वैसे तो शांति के दूत हम बने हुए, वो सावधान खून की नदियां बहाएंगे। वो चीन वालों नाज ना करना दीवाल का, वो चीन वालों नाज ना करना दीवाल का, वरना तिरंगे उस पे हजारों गड़ाएंगे। क्या बात है। हम हिंद वीर के जवां बढ़ते ही जाएंगे और हर कदम पे शत्रु को नीचा दिखाएंगे। ये कविता उस वक्त लिखी थी। और ये कविता करीब समझ जाइए कि जब हमने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किए तो पूरे गीत ये जो है 15 अगस्त 26 जनवरी में ये गीत ही चले 25-30 साल, और लड़के इसको शौक के साथ गाते हुए जाते थे और स्टेडियम पहुंचते थे। सर, यदि बात करें हम बूढ़ों की, और यदि बूढ़ों को छोड़ दें तो अब जवान भी जब उनकी हम दशा देखते हैं, उनकी दिशा देखते हैं, तो बहुत डिमोरलाइज होते हैं, बहुत बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ऐसे में हम जिस युवा भारत की कल्पना करते हैं कि वो जीवन में कुछ करके इस भारत का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण क्या मानते हैं? अब उसका कारण असल में सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं रहती लोगों की, और अगर ज़्यादा ठीक हुई तो ज़्यादा ठीक होने की वजह से कुछ इतने ऐश आराम साथ में आ जाते हैं कि जिसकी वजह से भी दिक्कत पैदा हो जाती है। बिल्कुल। फिर जो रूटीन है सोने का, पीने का, खाने का, संयमित जीवन का, जी, वो चीज़ नहीं हो पाती। जैसे कि मतलब एक जगह हमने उदाहरण दिया, हमने कहा कि बेटे क्या बजे सोते हो, तो बोले कि मतलब कि हम रात के 2-2:30-3 बज जाता है। सुबह कितने बजे उठते हो? बोले कि अब उठने का कोई टाइम नहीं है, 11-12 बजे तक उठ जाते हैं। तो हमने कहा कि ये बताओ सूरज किधर से निकलता है? तो बोले मम्मी से पूछ लेता हूँ तो बताता हूँ। बिल्कुल। तो देखा ही नहीं है। आप सोचिए, सूरज को तो मैंने देखा ही नहीं किधर से निकलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंसान को कहता है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जब इंसान वक्त से सोएगा, वक्त से उठेगा, तो उसके ऊपर जो है वो चेहरे में भी चमक रहेगी, बॉडी में भी, फिजिक में भी चमक रहेगी, और उसके साथ जो है उसके टैलेंट में भी वही चमक नजर आएगी। सर, हम अनुशासन की बात करें तो ये जो भौतिकता है, पाश्चात्य सभ्यता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये चीज भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा जनरेशन है, उसको प्रभावित करती है? बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या है कि देखिए, अपने वक्त में जब सारी चीजें चल रही थी उस वक्त, तो एक सबसे पहली शुरुआती दौर की तो बात हम करें कि जैसे उस वक्त जब अपने यहाँ डिलीवरी केसेस होते थे, बिल्कुल, और डिलीवरी केसेस होने के बाद जो है उन बच्चों को जब मदर फीडिंग होती थी तो कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मदर फीडिंग होती। बिल्कुल। तो मदर फीडिंग की वजह से उस बच्चे को जो वो प्रोटीन और सारी चीजें उसमें मिलती थी, वो उसके हड्डियों को मजबूत करती थी, उसके जिस्म को मजबूत करती थी, उसके दिमाग को मजबूत करती थी। ये सारी चीजें मजबूती के साथ खड़ी रहती थी, आंखों में रोशनी रहती थी। अब वो चीज न मिल करके और उसके बाद जो है वो अमूल स्प्रे चलने लगा,
तो वो लड़का जो है बताइए माँ बाप का जो वफादार रहता था, क्योंकि मतलब वो दूध का कर्ज जो है चुकाना चाहता था, बिल्कुल। तो वो दूध तो पिया ही नहीं उसने, तो अमूल स्प्रे का वफादार हो जाता है कंपनी का। बिल्कुल वो वो उसका हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो कई बीमारियों के साथ वो पैदा होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो चीज़ जो है शुरू से ही मतलब जो है वो मदर के टाइम से ही चली आती है, क्योंकि अब वो खान पान भी मदर का न रह गया, वो मेहनत भी मदर की न रह गई। पहले क्या था कि मूसल चलते थे, बिल्कुल, पानी भरते थे, बिल्कुल, और उसके साथ साथ झाड़ू लगाते थे, गोबर से मतलब ढींग लगाते थे, ये सारी चीजें चलती थी। चक्की में आटा पीसते थे, बिल्कुल सही है। और लोग कहा करते थे भैया तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो। बिल्कुल। अब ये नहीं बोलते, अब तो बोलते हैं कौन सी दुकान से आटा लाते हो। अब वो बदल गया था, मतलब वो स्टेटमेंट ही बदल गया। सर आपके जीवन के कुछ यादगार पल, मोमेंट, कहानियां, रोचक तथ्य यदि हो तो। हाँ, कुछ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पहले के टाइम पे देखिए आप बुरादा चलता था, बुरादा सिगड़ी में बुरादा चलता था हमारे अम्मा जी और पिताजी के टाइम पे। तो हम लोग जैतवारा में रहते थे और बुरादा सतना में मिलता था, तो हम सतना से बुरादा ले जाया करते थे। एक मरते क्या हुआ कि मतलब माता जी ने बोला कि कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो बुरादा जो है 10-12 बोरे ले आना। हम कहा ठीक है, गए बुरादा खरीदा, खरीदने के बाद और ला करके और स्टेशन में रिक्शे वाले से तो उतरवाया, रख दिया वहाँ पे। अब उसके बाद हम सूटेड बूटेड थे, जब हमने कुली वगैरह को बुलाया, हमने कहा आ जाओ भैया उठाओ जरा सामान ले चलो भीतर, कितना पैसा लोगे इसका। अच्छा, बुरादा था वो 4 आने का, उसने बोला 1 रुपया लेंगे 1 बोरे का। बुरादा 4 आने का 1 रुपया लेगा, वो स्टेशन में ले लेगा। तो हमने कहा बुरादा 4 आने का 1 रुपया तुम ले रहे हो, ऐसा नहीं है, चलो हम तुमको 4 आने दे देंगे, ले लो। नहीं माने वो, दूसरे कुली को बुलाया, आओ भैया तुम आ जाओ, कितना लोगे। बोले वो कितना कहता रहा, हमने कहा ऐसा कह रहा था, बोले वही मैं भी लूंगा। तो मतलब उनकी यूनिटी देख के तो हमको खुशी हुई कि ये लोग यूनाइटेड है। कम से कम पढ़े लोग जो है, पढ़े लिखे लोग डिवाइडेड हो जाते हैं, लेकिन कम से कम वो यूनाइटेड थे। खुशी हुई, लेकिन उस खुशी में हमको तकलीफ भी हो रही थी कि ये यूनाइटेड हैं और अब हम इसको कैसे करें। तो हमने रिक्शे वाले से बोला, हमने कहा तुम ले चलते हो। तो बोला कि साहब बाबूजी मेरे को तो अधिकार नहीं है, ये सब मारेंगे मुझको, क्योंकि मुझे भीतर जाने का अधिकार नहीं है। ये भी ठीक कहते हो। तो फिर उस वक्त हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, हमने कहा इनको सबक भी सिखाया जाए। तो हमने क्या हुआ, टाई खोला, कोट उतारा, और कोट उतार के रिक्शे में टांग दिया, और टाई को उतार के कमर में बांध लिया, और कमर में बांध करके और रिक्शे वाले को हमने बोला कि बोरा हमारे पीठ में ला दो। बोरा के पीठ में ला दो। तो बोले अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि वही जो करना चाहिए। तो फिर हमने बोरा जो है उसे उठवा के और कंधे में लादा, और 12 बोरे ले जाके और हमने स्टेशन में फेंक दिया। क्या बात। और तमाम भीड़ लग गई हजारों लोगों की। ये कौन सा नौजवान है भैया जो इस तरीके से कर रहा है कि मतलब बोरा लाद के और ले जा करके वहां फेंक रहा है। तो इस तरीके से मतलब जो है हमने कोशिश की कि अगर अपना काम किया जाए बिल्कुल, तो इस तरह से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। सर हमेशा आप सूट बूट टाई और बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, ऐसा लग रहा है किसी विशेष जंग में जा रहे हैं। जंग में जा रहे हैं। जंग में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये जरूर है कि कोशिश ये रही हमेशा कि अपने को, जैसे मान लिया कि कभी भी अगर हमारे अंदर फिटनेस में कमी आई या कोई चीज़ हमने ढीला ढाला पहना, तो हमको ऐसा लगता है यार जैसे कहीं कमी है, ऐसा हम महसूस करते थे हमेशा। तो हमेशा फिट रहने की हमने कोशिश की ऐसा, और उसी तरीके से मतलब हमने अपने जीवन को भी फिटनेस के अंतर्गत ही उतारा। तो ये फिटनेस का दौर जो है हमारा जब से चला है शुरू से, तो आज तक मतलब हमने उस दौर को कायम रखा है, उसमें कोई समझौता नहीं किया हमने। और जो कि आज आप देख भी रहे होंगे 80-81 साल में हम उसी तरीके से मतलब अपने ड्रेसेस वगैरह करते हैं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल जी, जो वर्तमान युवा है इरशाद, इनमें धैर्य की कमी और एक जो आक्रोश का प्रभाव देखने को मिलता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं और इसका निदान क्या हो सकता है? अब देखिए क्या है कि जैसे मान लिया कि बच्चा पढ़ लिख लेता है जी, पढ़ लिखने के बाद उसकी बहुत सारी मतलब इच्छाएं होती हैं। एक तो इच्छा ये होती है कि भाई हमें सर्विस मिले जी, सर्विस अगर नहीं मिली तो कहीं प्राइवेट कंपनी में कुछ मिले जी, कहीं ना कहीं जो है उसको जो है ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना पड़ता है। और वो चीज़ अगर नहीं पूरी हो पाई
तो फिर उसके बाद जो है उसके अंदर एक आक्रोश तो पैदा होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब इतना हमने पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ किया, तो उसका मतलब रिटर्न हमको क्या मिला, उसका रिस्पांस हमको क्या मिल रहा है। ये सारी चीजें जब उसके अंदर आती हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो पैदा होता है, बिल्कुल। दैट इज बट नेचुरल, जी। होता है। तो इसकी वजह से मतलब जो है वो आदमी कभी कोई बिल्कुल। बच्चा है निराश हो जाता है, जी। और कोई जो है उसको सह के चलता रहता है, कोई बर्दाश्त करता है, कोई निराश हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं साथ साथ। जी। एक आध्यात्म की कमी और जो एक पेशेंस है, इसका भी कोई कारण हो सकता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, अध्यात्म की कमी अब क्या है, देखिए स्पिरिचुअलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी मायने रखता है। स्पिरिचुअलिज्म जो है, अध्यात्म जो है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। आपने स्पिरिचुअल की बात कही तो हमको एक तो बड़ी बढ़िया चीज याद आई कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक चीज कहा करते थे कि पॉइजन ऑफ स्नेक कैनॉट इफेक्ट, पॉइजन ऑफ स्नेक कैनॉट इफेक्ट इफ यू परफेक्टली डिनाई इट, बट परफेक्ट डिनाइल इज वेरी इम्पॉसिबल। तो हमारे यहाँ पर आईजी साहब थे वेद प्रकाश शर्मा, अच्छे से जानते होंगे आप, बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के आदमी थे और बहुत कहना चाहिए कि ऐतिहासिक, मतलब कहना चाहिए कि साहित्यिक भी थे, शेर शायरी के बड़े शौकीन थे। तो मैंने जब उनको ये बताया, एक दिन चर्चा हुई, तो बोले कि खान साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉइजन ऑफ स्नेक कैनॉट इफेक्ट। तो मैंने कहा सर मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। तो बोले दीजिए उदाहरण, तभी मैं मानूंगा और नहीं मैं न मानूंगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने उनको बताया, हमने कहा कि सर देखिए, मान लिया कोई भी व्यक्ति जा रहा है और जाने के बाद एक जगह पर अंधेला महसूस हुआ और उसके बाद अचानक उजाला हुआ, और उजाला होने पर उसने ये देखा कि उसको किसी चीज ने काट लिया। और काटने के बाद जो है जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि मतलब ये छछूंदर जा रही वहां से, मतलब जहां पर ये बामी होती है उसको बामी कहते हैं, सांप जहाँ रहता है। बिल्कुल। तो वहां से जब उसका उजाला हुआ तो उसने देखा कि छछूंदर जा रही। लेकिन एक्चुअली क्या थी कि मतलब उसको काटा छछूंदर ने नहीं था, उसको सांप ने काटा था। लेकिन छछूंदर दिखी तो उसको लगा कि मैं तो समझा सांप था, लेकिन ये छछूंदर थी, तो उसको कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन उसी के अपोजिशन में अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि मतलब जब अंधेला हुआ उसको किसी चीज ने फिर काटा, और जब काटा तो उसके बाद जो है उसको जब उजाला हुआ तो उसको सांप दिखा तो वो मर गया, जबकि काटा उसको छछूंदर ने था। बिल्कुल। तो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है इंसान के अंदर। तो ये चीज जब मैंने उनको बताई तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले अब मैं मान गया यहाँ पर। बिल्कुल सर। अंत में सर एक चीज जानना चाहेंगे और एक संदेश आपकी ओर से, जो विकासशील भारत है, जो आधुनिक भारत है और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश? अब युवा पीढ़ी की बात आपने करी तो एक युवा पीढ़ी का एक किस्सा भी बता देता हूँ उसका। जी। मतलब एक बच्चा था, वो हमारा स्टूडेंट ही था, जी। बाहर चला गया था, फिर आता जाता रहता था। जी। तो करीब 40 साल से वो मेरे से एक प्रश्न पूछना चाहता था, 40 साल से। लेकिन वो बोल रहा था सर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे से प्रश्न पूछते थे और आप मेरे गुरु हैं, तो मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ सका, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो बोले आज मैं अपने यूनिवर्सिटी के 3-4 बच्चों को रीवा से और साथ में अपने दोस्तों को लेके आया हूँ। तो अपने गांधी चौराहे के पास वहाँ पर मैं जा रहा था, रूटीन था। वो सब बच्चे आ गए, आकर के और उन्होंने अपना संस्कार का परिचय दिया और उसके बाद मुझे रोक लिया। बोले सर आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा जरूर, क्योंकि आज अपने साथियों को बुलाया। हमने कहा कि 4-5 लोग इकट्ठा किए हो, क्या प्रश्न खतरनाक है? जो इतने लोग इकट्ठा कर रहे हो, भाई एक आदमी में पूछ सकते थे। बिल्कुल। क्या खतरनाक प्रश्न क्या है जो तुम 4-5 लोगों को इकट्ठा किए हो? बोले सर नहीं, खतरनाक नहीं है और न खौफनाक है, सिर्फ मतलब हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो अब कम से कम हम पूछने की साहस कर पाएंगे कि मतलब ये 4-5 हमारे दोस्त हैं तो मैं पूछ सकूंगा। हमने कहा चलो पूछो क्या है। तो उसने बोला कि ये बताइए सर, हम आपको 40 साल से देखते देखते बड़े हुए हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम बचपन से आपको जान रहे हैं। बिल्कुल। तो बोला मैं 40 साल से आपको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी आपको जो है गमगीन नहीं देखा, मैंने कभी आपको गमगीन नहीं देखा। तो हमने कहा कि माला वाला सरकार है हो क्या बेटा कि हम गमगीन दिख जाएं? अरे बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने कभी गमगीन नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए देखा।
तो सर क्या आपको कोई गम नहीं है? ये प्रश्न था उसका। जी बिल्कुल। इसमें हम एक छोटा सा अपना प्रश्न जोड़ना चाहेंगे कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब भी कोई आपसे मुखातिब होता है, तो एक बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ा स्नेह मिलता है उसको, वो भूल नहीं पाता उस चीज को। ऐसा लगता है कि वो अमूमन हर दिन आपसे भेंट करता है, वो एक अद्भुत स्नेह रहता है आपका। जी जी जी, तो वो वही चीज मैं बता रहा था, उसको थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने उसको बोला, बेटे तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा दमदार है और मैं इसका जवाब भी दमदार ही दूंगा। तो वो अटेंटिव होके पांचों खड़े हो गए। मैंने कहा, बेटे देखो, जब मैं घर से चलता हूँ तो घर के लोगों को बोलता हूँ कि मुझसे खुदा हाफिज कर लो। तो घर के लोग बोलते हैं, क्या वो अभी नहीं लौटेंगे क्या जो खुदा हाफिज बोल रहे हैं? हमने कहा, देखो भाई, हम जा रहे हैं सिटी में, वहां जाने के बाद हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है, किस पल किसका क्या हो जाए, तो ऐसा ना तुम लोग महसूस करो कि क्या बताएं खुदा हाफिज तक न कर पाए। तो इसलिए खुदा हाफिज कर लो। और खुदा हाफिज जब बोलोगे तो हमको खुदा की मुहाफजत में भेज रहे हो, तो वो हमारी रक्षा करेगा, हम उसके बाद लौट भी सकते हैं। दो चीजें उसके साथ। तो इसलिए वहां से हम शुरुआत करते हैं। फिर हम जिससे मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे मुस्कुरा के क्यों मिलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे ये राज है कि जिससे हम मिलते हैं तो हम जानते हैं कि जिससे हम मिल रहे हैं उसके पास गमों का बैलेंस पहले से बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा है। और अगर हम मिलके चार अपने भी डाल देंगे तो जब हम गए तब तो वो खड़ा था, हमारे जाने के बाद तो वो बैठान ले लेगा, तभी जाएगा। तो हम खड़े को बैठाने नहीं जाते बल्कि बैठे को उठाने जाते हैं। और फिर मतलब हम उसको एक शेर सुनाते हैं कि बेटा देखो, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। क्या बात है? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। क्या बात। तो फिर उसके बाद उन लोगों को बड़ी खुशी का एहसास हुआ और हमने कहा, बेटा इस वजह से मतलब हम मुस्कुरा करके मिलते हैं। और फिर चूंकि वो एक डबल एम था इंग्लिश में, तो उसको मतलब हमने बोला, बेटे कि देखो, कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखना कि नदियों में गली घाट में चौपाल में खुश हैं, नदियों में गली घाट में चौपाल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। तो इंसान मर्द वही पूरा है जो कि हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि राजी पर रज़ाए मौला, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और अगर मानते नहीं हैं इसमें मेरी कजा है, अगर हम नहीं मानते तो हमारी मौत है। तो फिर उनको हमने थोड़ा सा इंग्लिश में समझाया। हमने कहा, बेटे ये आपके लिए खास तौर से, और ध्यान से सुनिएगा कि ट्रबल मस्ट कम, बट एज दे कम so will they go. The same power that brought them will also take them away, because fortune is a turning wheel. Meanwhile, man should remain firmly anchored where it belongs, in truth, not in darkness or ignorance. These are not the words of Mr. Khan. These are the words of that great monk of whole universe. He is called Swami Vivekanand. अरे जब ये कहा हमने तो पांचों के पांचों जो है पैरों में गिर पड़े और बोले, सर आपने तो जिंदगी में हमारे लगता है क्या रंग भर दिया जिसकी कोई हद नहीं। हमने कहा, बेटे तुम्हारी जिंदगी में रंग नहीं भरा, ये हिंदुस्तान की जिंदगी में रंग भर गया, क्योंकि तुम जाओगे और तुम जिससे भी बात करोगे, जिससे भी चर्चा करोगे, तो ये रंग वहां भी खुशबू फैलाएगा, ये रंग वहां भी अपना रंग दिखाएगा। ऐसी बातचीत मतलब हुई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एम ए खान साहब को, और इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा, अगर हम शारीरिक की बात करें, मानसिक की बात करें, हर एक दृष्टिकोण में एक परिपक्व ओहदा, और जो वाकई लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा, और खासतौर से हमने जैसे कहा कि बूढ़े हो जवान हो, जिस पीढ़ी के भी लोग हों, कहीं ना कहीं एक बार मिलने के बाद अपने आप में उन्हें एक जो ऊर्जा मिलती है उनके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो कहा जाता है 81 पार अनुशासन बरकरार, लेकिन हम कहना चाहेंगे सर कि 100 पार उसके बाद भी अनुशासन यूं ही बरकरार। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये 100 पार आपने कह के अपनी उम्र भी हमारे साथ जोड़ दी क्या? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। चलिए, दीर्घायु के लिए आपने प्रार्थना की, और हम हमेशा दुआ करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से सेहतमंद रहें, दिमागी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी, और रूहानी तौर पर भी, और सामाजिक तौर पर भी। हमारी दुआएं हैं और शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी, ये बिटिया जो बैठी है इसके लिए भी,
और ये बेटे जो आपको बचपन से जान रहे हैं, इनके लिए भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार